हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप सब बड़े मज़े में होंगे सब। आई होप आप सब ने मेरे जो बाकी लेक्चर्स है वो आप अच्छे से समझे होंगे और फिर देखे होंगे। तो आगे बढ़ने से आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट्स ऑन सीमेंट, और इसके साथ दूसरा भी टॉपिक होगा मेथड्स टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट केमिकल अटैक। तो पहले ये टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद ये वाला टॉपिक कवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। तो टेस्ट्स ऑन सीमेंट रहेगा पहला हमारा, टेस्ट्स ऑन सीमेंट। सीमेंट पे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि सीमेंट हमारा क्वालिटी वाला है, कंक्रीट के लिए अच्छा रहेगा, हमारे मकान के लिए अच्छा रहेगा, हमारी बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा, ब्रिजेस के लिए अच्छा रहेगा। जो भी हम चीज़ें इससे बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसके लिए सीमेंट अच्छा ही होना चाहिए, क्वालिटी वाला सीमेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए जो टेस्ट्स होते हैं वही हम आज पढ़ेंगे। टेस्ट्स ऑन सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिटी कंक्रीट प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग अ कंक्रीट। कह रहा है जो क्वालिटी कंक्रीट हम बनाते हैं उसके लिए प्राइमरी क्या है, प्राइमरी चीज़ हमारे लिए क्या है, वो है क्वालिटी ऑफ सीमेंट। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंक्रीट बनाने के लिए क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट हमारे पास अच्छा नहीं होगा तो वो उसकी जो बाइंडिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, और उसमें फिर सेग्रीगेशन हो सकती है, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे वो सीमेंट टूट जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ उसमें कम होती है इसकी वजह से, अगर सीमेंट हमारा क्वालिटी वाला नहीं होगा। तो टेस्ट्स ऑन सीमेंट और कंडक्टेड कीपिंग इन द व्यू द रिकमेंडेशन ऑफ IS 269 1976 एंड IS कोड है हमारा 4031 1988। ये 2 कोड है हमारे पास जो हमें सीमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा केमिकल कंपोजिशन, जो टेस्ट हम करते हैं केमिकल कंपोजिशन, इसमें देखने के लिए कि इसमें जो हमारे जो केमिकल है वो परमिसिबल लिमिट्स में है या नहीं है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, ये टेस्ट हम क्या देखते हैं इसमें हम देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, ये हम और अदर इम्प्योरिटीज़ भी बाकी देखते हैं कि ये हमारे परमिसिबल लिमिट्स में है या नहीं है। अगर ये परमिसिबल लिमिट्स में है तो हम हम सीमेंट को पास करते हैं, वरना हम सीमेंट को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे फेंक देते हैं। तो ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। दूसरा फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये होता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट की, मतलब उसमें फाइननेस कितनी। इट मेजर्स द साइज ऑफ सीमेंट, साइज क्या है उस सीमेंट का, इट मेजर्स द साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस। जो उनका सरफेस एरिया पर यूनिट मास होता है, ये डिफाइंड एज अ सरफेस यूनिट पर मास, उसी के हिसाब से हम फाइननेस देखते हैं। तो कहता है हायर द फाइननेस, जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी हायर इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो ज़्यादा हाइड्रेशन रेट उसमें होगी, और हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी जल्दी होगी। तो अगर हाइड्रेशन ज़्यादा जल्दी होगी तो उसमें स्ट्रेंथ भी जल्दी आ जाएगी, वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, और उसमें वो अपनी स्ट्रेंथ जो है 28 डेज वाली स्ट्रेंथ आती है वो जल्दी होगी अगर ज़्यादा फाइननेस होगी तो इसके बाद तीसरा है कंसिस्टेंसी। इट इज़ डन टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट। कंसिस्टेंसी हम मैं देखते हैं कि इसमें कितना पानी हम मिलाएंगे ताकि हम एक स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट मिल जाए। अगर हम ज़्यादा पानी मिला देंगे सीमेंट में, कंक्रीट में ज़्यादा पानी मिला तो वो फैल जाएगा, फिर वो हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, वो फैल जाएगी। जैसे कि हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें बताऊंगे कंसिस्टेंसी कैसे हम टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए हमारे पास। तो कंसिस्टेंसी मतलब है कि वो कितना स्टैंडर्ड पेस्ट हमें मिलता है। अगर हम उसमें ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा ज़्यादा, वो प्लास्टिसिटी उसमें ज़्यादा आ जाएगी तो वो फैल जाएगा, फिर वो उसमें टाइम लगता है, फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो अगर हम उसमें पानी कम मिलाएंगे तो वो फिर पेस्ट उतना अच्छा कंसिस्टेंट पेस्ट नहीं मिलेगी, तो उसमें वर्क करना, फिर वर्केबिलिटी उसमें कम आ जाएगी। तो अगर ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अगर कम पानी मिलाएंगे तो वर्केबिलिटी कम होगी। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी उस स्टैंडर्ड पेस्ट को उतना पानी मिलाना होता है। ज़्यादातर हम 0.45 और 0.5 के हिसाब से पानी मिलाते हैं, वो में हम आगे बढ़ाएंगे, जब वर्केबिलिटी पढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड
फाइनल सेटिंग टाइम। जो ये क्या है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इट मेजर्स द रेट एट विच द सीमेंट पेस्ट सॉलिडिफाइज। ये हमें इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ये बताता है कि किस रेट पे कितने टाइम में हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो सॉलिड बन जाता है। वेट होता है ना, जब हम पानी और वाटर मिलाते हैं, इसमें वाटर प्लस सीमेंट एक पेस्ट बनाते हैं ना हम, तो वो पेस्ट लिक्विड होता है, वेट होता है ना, तो उसमें कितना टाइम लगता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमें क्या बताता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ये इंडिकेट करता है कि एक सीमेंट जो हमारे पेस्ट बनाया है वो कितने टाइम के बाद अनवर्केबल हो जाएगा। क्या होगा, अनवर्केबल, उसमें काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वो कितने टाइम के बाद वो होता है इनिशियल टाइम। किसी में होता है 30 मिनट्स अगर रैपिड हार्डनिंग होता है, या दूसरा होता है वो उसमें 5 मिनट्स होता है और 30 मिनट्स का फाइनल टाइम होता है। जो हमारा पोर्टलैंड होता है उसमें 30 मिनट्स होता है इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम जो होता है उसमें 30 मिनट्स होता है। और इसके बाद होता है वाइल द फाइनल सेटिंग टाइम इंडिकेट द टाइम टू रीच द स्टेट ऑफ अ कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन ऑफ सीमेंट। और फाइनल टाइम हमें क्या बताता है, फाइनल टाइम हमें बताता है कि सीमेंट पेस्ट जो हमारा वो कंप्लीट सॉलिडिफाई कितने टाइम में होता है। तो फाइनल टाइम कितना रहेगा उसमें, फाइनल टाइम रहता है 24 आवर्स। क्या रहता है, 24 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। इसके बाद आता है हमारा साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब ये नहीं है कि ये आवाज़ कितनी करता है, तो यहाँ पे साउंडनेस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आवाज़ है। साउंडनेस का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज आती है, चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर सीमेंट में आता है तो वो कितना आता है। अगर इट शुड नॉट गो अंडर अ चेंज लार्ज चेंज इन वॉल्यूम्स, तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं आनी चाहिए। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट डज नॉट अंडरगो अ लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज आती है तो उसे हम साउंडनेस कहते हैं। तो हमें साउंड जो हमारा सीमेंट पेस्ट हो या कंक्रीट होता है उसमें लार्ज चेंज इन वॉल्यूम्स नहीं आना चाहिए, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा साउंडनेस दिखाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ की बात आती है, तो स्ट्रेंथ हमारा कहता है, स्ट्रेंथ जो टेस्ट हम करते हैं, इट इज़ अ मेजर बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन हार्डनिंग सीमेंट कंक्रीट सीमेंट पेस्ट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एट फेलियर ऑफ स्पेसमेंट सब्जेक्ट टू कंप्रेशन एंड टेंशन टेस्ट। तो ये कहता है हम ये टेस्ट हम तब करते हैं जब एक सीमेंट पेस्ट या कंक्रीट हमारा हार्ड हो जाता है, तो उसके बाद हम उसे किसी स्ट्रेस सिचुएशन में डालते हैं, किसी अपना स्पेसमेंट जो लेते हैं स्क्वायर का या रेक्टेंगल या बीम लेते हैं, तो उसमें हम कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्या करते हैं, एक तो कंप्रेशन टेस्ट करते हैं या टेंशन टेस्ट करते हैं, लेकिन हार्ड सीमेंट के ऊपर हम स्ट्रेस फेलियर चेक करते हैं कंप्रेशन और टेस्ट यूटीएम में और इसमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो हम वहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी चेक करते हैं। तो ये तो हो गया टेस्ट ऑन सीमेंट हमारा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलेंगे हम दूसरा टॉपिक जो मैंने बोला था, इसमें हम कवर करेंगे मेथड्स टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट केमिकल अटैक। देखिए केमिकल अटैक हमारे बहुत जगहों पे ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसमें अंडर ये जो काम करते हैं हम जो क्या बोलते हैं इसको, अर्थवर्क में जो हम कंक्रीट डालते हैं, तो वहाँ पे केमिकल जो रोड्स में हम कंक्रीट डालते हैं वो अर्थवर्क में डालते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे केमिकल अटैक्स ज़्यादा होते हैं। इवन की बिल्डिंग्स में भी केमिकल अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्रिजेस में भी आते हैं, ऐसे जो पायर्स में आते हैं, पाइल्स जो हम डालते हैं ज़मीन में उसमें भी केमिकल अटैक ज़्यादा होते हैं। तो उसमें कौन सा सीमेंट हम यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, वो केमिकल अटैक को रेजिस्ट कर पाए वहाँ पे। तो क्या है कहते हैं वहाँ पे पहला ही चीज़ हमारे पास है कि पहले हमें यूज़ करना है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रॉपर क्योरिंग होनी चाहिए। क्योरिंग मतलब पानी देना पड़ेगा पूरा, वाटर। ठीक है, दूसरा होना चाहिए लो वाटर सीमेंट रेशो। ज़्यादा वाटर पानी में अगर मिलाएंगे तो वो मैंने कहा वो प्लास्टिक लिक्विड स्टेट में बन जाएगा फिर वो। ठीक है, तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है मैं आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप सिंपली याद रखिएगा वो हमें ऑलमोस्ट 0.45 टू 0.50 के हिसाब से हम वाटर सीमेंट रेशो रखते हैं। बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एडमिक्सचर्स, जो हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं जैसे पोजलानुज है, बाकी एडमिक्सचर्स होते हैं, वो हम क्वालिटी वाले यूज़ करें, अच्छे एडमिक्सचर्स यूज़ करें हम। ठीक है, बाय हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, जो हम कंपैक्शन करते हैं कंक्रीट वाइब्रेटर्स से करते हैं या बाकी रैमर्स से करते हैं या किसी जगह पे किसी और से करते होंगे, तो वाइब्रेशन बहुत कंपैक्शन वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेटिंग
कंपैक्शन इसी से करते हैं वाइब्रेट मशीन से, तो कंपैक्शन बहुत ज़्यादा, ताकि उसमें वो डेंसिटी ज़्यादा आए, वो डेंस बने। डेंस बनेगा तो उसमें जो उसके जो कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स है वो आपस में डेंस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वो केमिकल अटैक नहीं ज़्यादा होगा उसमें। बाय द यूज़ ऑफ वेल ग्रेडेड डेंस एग्रीगेट्स, जो हमारे पास एग्रीगेट होंगे वो वेल ग्रेडेड होने चाहिए, वेल ग्रेडेड होने चाहिए, ठीक है। बाय मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स एट डिज़ाइन फेज इटसेल्फ, ड्यूरिंग जो डिज़ाइन फेज होता है हमारे पास, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी स्ट्रक्चर को, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं पे क्रैक्स मत आएंगे, क्रैक्स नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस टाइम क्रैक्स अगर डेवलप हो रहे होते हैं कहीं पे, तो हमें वहीं पे उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि वो आगे जाके फिर वो ज़्यादा क्रैक्स ना, फेलियर ना क्रिएट करें, ठीक है। तो ये तो हो गया कंक्रीट में कैसे हम करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू रीइंफोर्स्ड स्टील इन फॉलोइंग वेज, तो रीइंफोर्स्ड स्टील में हम कैसे करेंगे प्रोटेक्शन उसको केमिकल अटैक से बचने के लिए। बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट क्लियर कवर टू रीइंफोर्सिंग स्टील एज पर द रिलेवेंट स्टिपुलेशन ऑफ IS कोड, कह रहा है कि IS कोड के मुताबिक हमें क्लियर कवर देना पड़ेगा। क्लियर कवर में आगे पढ़ा कितना देना पड़ता है, कितने कहाँ पे स्लैब में कितना होता है, बीम में कितना होता है, और बाकी जगहों पे कितना होता है, कॉलम में कितना होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना कि क्लियर कवर इंपॉर्टेंट। ये देखिए हम यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट्स डालेंगे तो क्लियर कवर ये यहाँ पे इतना कम से कम एक या तो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, स्टील रॉड, उतना क्लियर कवर ऑलमोस्ट होना चाहिए हमें पास, ठीक है। यूजिंग कोटेड स्टील और सूटेबल कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील, या तो हमें स्टील जो हमारे उस पर हम कोटिंग करें, जिंक की कोटिंग करें, सल्फर की कोटिंग करें, मैग्नीशियम की कोटिंग करें, या ऐसा स्टील हम लाएं जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो, उसकी वजह से हम बचा सकते हैं। तीसरा होता है हमारे पास बाय प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ स्टील बाय मेथड्स ऑफ लाइक सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन होता है कि हम इसके ऊपर एक और कोटिंग चला दें, जिंक किया, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, ये इनको बोलते हैं सैक्रिफाइसल एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं, ताकि हम इनको सेक्रीफाइस करें। इनको यहाँ पे वर्ड का मतलब ये है कि हम जिंक को सेक्रीफाइस करके आयरन को बचाएंगे, यहाँ पे सल्फर को सेक्रीफाइस करके आयरन को हम बचाएंगे। तो इसके जो आयन्स होंगे वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और ताकि वो हमारा जो आयरन है वो बच जाए। तो सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन यही होती है। बाय यूज ऑफ सूटेबल कोरोजन रेजिस्टेंट सीमेंट, हम जो सीमेंट इसके ऊपर डालेंगे, जो हम क्लियर कवर देंगे, उसके बाद वो हमारा जो सीमेंट होना चाहिए वो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो कोरोजन नहीं करना चाहिए क्रिएट किसमें, स्टील में। अवॉइड यूज़ ऑफ एल्कलाई रिएक्टिव एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। उनमें से कोई एग्रीगेट, अगर हमारे पास कोई एग्रीगेट है जो एल्कलाई रिएक्टिव है, जो रिएक्शन करेगा एल्कलाई सीमेंट के, सीमेंट में एल्कलाई जो बहुत सारे होते हैं, तो वो सीमेंट में इसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एग्रीगेट्स से हमें बचना चाहिए, ठीक है। बाय प्रिवेंटिंग पॉन्डिंग ऑफ रूफ स्लैब्स एंड अदर कंक्रीट सर्फेसेज बाय प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। पॉन्डिंग क्या होता है, पॉन्डिंग होता है अगर एक स्लैब होती है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम पानी जमा करते हैं क्योरिंग के लिए, तो ज़्यादा पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो हमें प्रॉपर ड्रेनेज, उसके लिए हमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए जहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। तो अगर पॉन्डिंग ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे केमिकल अटैक होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये तो क्योरिंग के टाइम पे पानी वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्योरिंग के बाद की बात हो रही है कि वहाँ पे पॉन्डिंग नहीं, क्योरिंग ख़त्म हो गई, क्योरिंग 5 से 7 दिन की क्योरिंग ख़त्म हो गई, या 15 दिन भी चलता है कहीं पे, कहीं जगह पर, क्योंकि हॉट समर्स में कहीं 15-21 दिन भी चलता है क्योरिंग का प्रोसेस, तो उसके बाद पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो उसके बाद केमिकल अटैक कर सकता है। बाय हैविंग अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड कंटेनिंग कंक्रीट मिक्स, जो हम पानी मिलाते हैं, कंक्रीट मिक्स में हम पानी मिलाते हैं, उसमें क्लोराइड्स नहीं होनी चाहिए, सल्फेट्स नहीं होने चाहिए। इवन कि सीमेंट में हमारे पास क्लोराइड्स नहीं होना, ही सल्फेट्स होने चाहिए। जो हमारे पास एग्रीगेट होते हैं वो भी सल्फेट और क्लोराइड फ्री होने चाहिए, तो उसकी वजह से हमारा कंक्रीट मिक्स अच्छा बनेगा और वो केमिकल अटैक को रेजिस्ट कर पाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज, इस टेस्ट ऑन सीमेंट और इवन की ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम कैसे बढ़ाएं केमिकल अटैक्स में। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आपको तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए चलिए इतना ही, चलिए थैंक यू।